मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमारे साथ तब लोग जुड़ेंगे, इस पे आप लोग चिंतन करिए। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं वही सही सोच रहा हूं। मैं आपके सामने एकदम कॉन्फेस कर रहा हूं कि मेरी बात को एक बार आप सोचना, हमारे साथ कॉमन मैन क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? हमारा लक्ष्य इतना अच्छा है, इतना स्पष्ट है, क्या हम मुंबई का आजाद मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान, कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान भर सकते हैं क्या? नहीं। जब नहीं भर सकते हैं तो समाधान नहीं निकलेगा। ऐसा क्या कारण है? हमारी डिमांड वाजिब है, इसके बावजूद लोग संसद में नहीं इसको आवाज उठाते। मैंने एक पीआईएल फाइल किया धर्मांतरण के खिलाफ, मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन और आई, और 10 बड़े सीनियर वकील खड़े होते हैं, नाम नहीं बताना चाहूंगा, 10 दिग्गज वकील खड़े होते हैं। उसमें एक भूतपूर्व कानून मंत्री है, एक भूतपूर्व वित्त मंत्री है, और एक भूतपूर्व विदेश मंत्री है। वो खड़े होकर कह रहे हैं इनकी पिटीशन गड़बड़ है, डिसमिस कर दो। हम केवल इतना कह रहे हैं कि धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दो, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दो, धर्मांतरण को एक ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दो। इतनी हमारी मांग है। लेकिन पीआईएल की एक लिमिट होती है। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून संसद में एक दिन में बन सकता है, एक दिन में बन सकता है। कोर्ट में तो तारीख पे तारीख चलती है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस बात को पहले चिंतन करिए कि हमारे साथ कॉमन मैन, जैसे अन्ना आंदोलन में सड़क पे उतरा था, युवा उतरा था, गरीब उतरा था, पूरब वाले उतरे, पश्चिम वाले उतरे, दक्षिण वाले उतरे, बिहार वाले उतरे, बंगाल वाले उतरे, वैसे हमारी मांग को लेके कब उतरेंगे, कैसे उतरेंगे, इस पे चिंतन करिए। और मेरा मानना वो तभी उतरेंगे जब उनको कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे उनको एक दिखाया गया कि लोकपाल आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, वैसे अगर हम दिखाएं कि हमारा राम राज्य आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बिना लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। कानून कितना घटिया है, मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। 2 महीने पुराना, और नारा दिया गया था। मैं क्यों कह रहा हूं स्पष्टता जरूरी है। जैसे नारा दिया गया अब की बार 400 पार, दिया गया नारा ना, लेकिन बताया नहीं क्यों चाहिए अब की बार 400 पार। मैंने तो घूम घूम के बताया था अब की बार 400 पार बीजेपी का 2024 का नारा है। आप लोग मेरे ट्विटर पे जाइएगा, अब की बार 400 पार मेरा 2022 का नारा है। मैं 2022 में 90 जिलों में गया था, 2023 में 115 जिलों में गया था, 2024 में ये मेरा 57वां कार्यक्रम है। ये 2023 में केवल एक रविवार में अपने घर में था, क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी। इसके अलावा किसी मैं रविवार शनिवार अपने घर में था ही नहीं। मेरी तो लाइफ हो चुकी है मंडे टू फ्राइडे कोर्ट पे। हमारी पीआईएल पे लोग करोड़ों कमा चुके हैं, क्योंकि हमारी पीआईएल का विरोध करने वाले बड़े दिग्गज वकील आते हैं, 20-20 लाख वो फीस लेते हैं और करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हमारी पीआईएल के दम पे लोगों ने हमारी पीआईएल के खिलाफ आके केस ले लेके लोगों ने दिल्ली में अपना ऑफिस खोल लिया। मेरे पास दिल्ली में ऑफिस नहीं है, मेरे पास दिल्ली एनसीआर में कहीं ऑफिस ही नहीं है। मैं जो कुछ करता हूं अपने घर से करता हूं, और घर भी मेरा 40 किलोमीटर दूर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां मुझे 1.5-2 घंटे लगता है आने जाने में। बड़े मुश्किल से मैंने काम शुरू कराया, लेकिन वो काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये अपनी वेदना बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि भारत में लोगों के पास धर्म के लिए लोग चाहते नहीं हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। हमारे खिलाफ भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं, हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10-10 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी कोई समर्थन नहीं हुआ। सुरेश चौहान जी बैठे हैं, वो अच्छी तरीके जानते हैं। मैंने छोटा सा प्लॉट लिया, दिल्ली में तो मैं ले ही नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। मैंने गाजियाबाद में लिया, उसका भी मैं निर्माण नहीं करा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुंह से समर्थन बहुत अच्छा है, ओरल समर्थन खूब है, और कोई समर्थन नहीं है। कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मेरे साथ के वकीलों के पास दिल्ली में ऑफिस है, मेरे साथ के वकील मर्सिडीज से चलते हैं, मेरे साथ के वकील वीकेंड मनाते हैं। मैं वैगनार से चलता हूं, वो भी सीएनजी लगी हुई। मैं वीकेंड नहीं मनाता, मैं बच्चों के साथ डिनर करने नहीं जाता, मैं बच्चों के साथ कहीं घूम नहीं पाता। मेरा मंडे टू फ्राइडे कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर गुजर जाता है। सोचता हूं इस चीज को।
लेकिन फिर सोचता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो कुछ नहीं सोचा ऐसा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा सोचते तब क्या होता, सावरकर जी ऐसा सोचते तब क्या होता, गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा सोचते तब क्या होता। उन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है और फिर अपने काम में लग जाते हैं। यह यात्रा हमारी चलती रहती है। घटिया कानून के कारण हम इस बार दो चीजों के कारण इस बार हम 400 पार नहीं कर पाए। पहला, 400 पार का नारा दिया लेकिन यह नहीं बताया क्यों चाहिए 400 पार। अगर हमने 5 बात, 8 बात, 4 बात बता दिया होता, हमको 400 पार दे दो, हम घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम देश में समान शिक्षा लागू कर देंगे, नफरत पर आने वाले स्कूलों को बंद कर देंगे, हमको 400 पार दे दो, हम अश्लीलता नियंत्रण कानून बना देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार हो जाता। इसी 400 पार से हमें यह सबक लेना चाहिए। हम केवल कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, हमें समर्थन नहीं मिलेगा जब तक हम ये नहीं बताएंगे हिंदू राष्ट्र से ये खत्म होगा, घूसखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी, घुसपैठ खत्म होगा। हम जब तक उसके कारण नहीं बताएंगे तब तक हमें वो समर्थन नहीं मिलेगा। नारा भी आपने देख लिया एग्जाम्पल। और कानून कितना घटिया है। दूसरा, हमारा जो इस बार 400 पार न होने का कारण कैसा था वो आपको बताता हूं, और उसका भी मूल कारण घटिया कानून है। गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल कर दिया गया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरुण गोविल जी का वीडियो वायरल हुआ कि हम दलितों के यहां खाना नहीं खाएंगे। बीजेपी नेताओं का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें SC ST को पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं मनुस्मृति लागू कर देंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का हुआ कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, भारत में मनुस्मृति लागू हो जाएगी। एक फर्जी वीडियो योगी जी का वायरल हुआ कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, SC ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा प्रमोशन का। एक प्रधानमंत्री मोदी जी का आरक्षण विरोधी फर्जी वीडियो वायरल हुआ। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि अखिलेश यादव मंदिर में जा रहे हैं तो उस मंदिर को धोया जा रहा है। एक भागवत जी का फर्जी आरक्षण विरोधी वीडियो वायरल हुआ। इसके अलावा एक मोदी जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मराठा समुदाय को लुटेरा कह रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ योगी जी अमित शाह जी का जिसमें वो ठाकुरों को गाली दे रहे हैं। एक योगी जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि दलितों ने वोट नहीं दिया, फर्स्ट फेज में उनकी पिटाई हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सिखों का अपमान कर रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ विश्व हिंदू परिषद का कि नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना है क्योंकि वो दलित हैं। एक फर्जी वीडियो अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी नहीं है, जुमला है। एक और फर्जी वीडियो वायरल हुआ, वो उसमें आधा सही आधा गलत था, जिसमें नड्डा जी कह रहे हैं हमको RSS की जरूरत ही नहीं है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो कर्नाटक में वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कर्नाटक के लोग पापी होते हैं। एक फर्जी और वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी योगी जी को धक्का देके काशी विश्वनाथ मंदिर में पीछे कर रहे हैं। एक और ऐसे अनेक फर्जी वीडियो वायरल हुए। और ये फर्जी वीडियो हमारा आपका आम आदमी का नहीं, आम जनता का नहीं है, सांसदों का फर्जी वीडियो है, गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो है, प्रधानमंत्री मोदी जी का फर्जी वीडियो है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जितने फर्जी वीडियो वायरल हुए इनको कुछ नहीं होगा। ये फर्जी वीडियो इसलिए वायरल हुए क्योंकि हमारे पास साइबर क्राइम के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। और हार का मूल कारण इसका मतलब फर्जी वीडियो है, और फर्जी वीडियो का मूल कारण है घटिया कानून। तो हार का मूल कारण क्या हो गया? जोर से बोले, क्या हो गया? इस घटिया कानून कारण हमारे हैं। हारे नहीं है, जीते हैं, लेकिन 400 पार नहीं हुआ। दो बड़े कारण है। एक तो हमने 400 पार क्यों चाहिए बताया नहीं, दूसरा 400 पार खिलाफ जो फर्जी वीडियो वायरल हुआ उसके खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं था। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम ये बताएं आने वाले टाइम में, तो सबसे बड़ा हमें एक काम करना पड़ेगा, संविधान में जो गड़बड़ियां हुई उनको ठीक करना पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी है कि 25 जून को, अब से 5 दिन पहले, संसद में एक प्रस्ताव आया है कि वो इमरजेंसी इल्लीगल थी। आया ना प्रस्ताव? लेकिन उस प्रस्ताव से जमीन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। वो प्रस्ताव का प्रस्ताव है। जमीन पे तब बदलाव आएगा जब एक और प्रस्ताव आए
कि उस इमरजेंसी के दौरान जितने संविधान में संशोधन हुए और जितने कानून बनाए गए वो सारे बेकार हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तब बदलाव आएगा। केवल इमरजेंसी को काला दिन, काला इतिहास बताने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो केवल एक एकेडमिक डिबेट रहेगी। बदलाव तब आएगा जब इमरजेंसी के दौरान जो गड़बड़ी की गई संविधान में, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, उसको ठीक किया जाएगा।